नमस्कार साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे अध्यादेश के बारे में, ऑर्डिनेंस के बारे में कि ऑर्डिनेंस होता क्या है। और ये इसके पहले हम लोग विधेयकों पे चर्चा कर चुके हैं, कानून पे चर्चा कर चुके हैं। तो आज आइए देखते हैं कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश क्या होता है। देखिए, अध्यादेश वास्तव में एक प्रकार का कानून होता है और ये कानून, इसकी एक खासियत ये है कि ये नॉर्मली जो कानून बनाए जाते हैं, आप सभी जानते हैं कि वो व्यवस्थापिका बनाती है, अर्थात हमारी संसद बनाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि संसद कानून नहीं बना सकती है और कानूनों की ज़रूरत होती है। और जब ऐसी कोई स्थिति होती है कि संसद कानून नहीं बना सकती है और कानून चाहिए भी, तो ऐसी स्थिति में उससे कैसे निपटा जाए। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि एक प्रावधान रखा गया है, अनुच्छेद 123, 1, 2, 3, याद करने में भी आसान रहेगा कि अनुच्छेद 1, 2, 3 में एक प्रावधान रखा गया है कि हमने अपने कार्यपालिका को, अर्थात राष्ट्रपति को, एक विधायी शक्ति दी है, अर्थात उसको कानून बनाने की शक्ति दी है कि अगर कभी कोई ऐसी स्थिति पैदा ही हो जाए तो राष्ट्रपति कम से कम ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक कानून बनाने की स्थिति में होना चाहिए। तो मूल रूप से हमें ये समझने की जरूरत है कि अध्यादेश एक प्रकार का कानून है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अध्यादेश ऐसा कानून है जो कि संसद के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, व्यवस्थापिका के द्वारा नहीं बनाया जाता, बल्कि कार्यपालिका के द्वारा बनाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरी चीज। तीसरी चीज कि ये कानून चूंकि जाहिर है कि कोई विशेष जरूरत होगी उसके लिए बनाया जाता है, तो ये सीमित अवधि का होता है। ये कोई परमानेंट कानून नहीं होता है, क्योंकि परमानेंट कानून बनाने का अधिकार तो केवल संसद को है, राष्ट्रपति को नहीं है। लेकिन परिस्थितियों से निपटने के लिए, कुछ अचानक ऐसी चीज जरूरत से निपटने के लिए राष्ट्रपति को थोड़े समय के लिए, सीमित समय के लिए अधिकार दिया जाता है कि आप जो कानून बनाएंगे, जो अध्यादेश जारी करेंगे, उसका स्टेटस तो कानून का होगा, लेकिन वो कानून स्थायी कानून नहीं होगा, वो अस्थायी कानून होता है। उसकी एक सीमित अवधि होती है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में वो क्या स्थिति है, लेकिन वो सीमित अवधि का कानून होता है। चौथी चीज ये होती है कि ये जो अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया होता है, ये अध्यादेश अंततः इसे संसदीय स्वीकृति की जरूरत पड़ती है, और अगर उस सीमित अवधि के बाद संसद उसे स्वीकृत नहीं करती तो वो अध्यादेश समाप्त हो जाता है, उसका कानून का स्टेटस समाप्त हो जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, कानून जारी किया, और वो कानून किसी वजह से उसको समझ में आया कि ये कानून उचित नहीं है, या उसकी आलोचना हुई, या उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, तो वो उस कानून को विड्रॉ भी कर सकता है, अर्थात वो अध्यादेश को विड्रॉ भी कर सकता है। वो ये कह सकता है कि अभी इस अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये 4-5 चीजें हमें अध्यादेश के बारे में बहुत ध्यान से जाहिर है कि याद रखनी है। पहली चीज कि अध्यादेश एक प्रकार का कानून है, वो कानून जो संसद के द्वारा नहीं, कार्यपालिका के द्वारा बनाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, अस्थायी होता है, ये स्थायी नहीं होता है। उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए संसद के पास जाना पड़ेगा। संसद जब उस पर अपनी मोहर लगा देती है तब वो स्थायी हो सकता है। संसद उसे चाहे तो अस्वीकार भी कर सकती है। राष्ट्रपति भी जब चाहे उसको वापस ले सकता है। और ये कानून वास्तव में अध्यादेश हमारे देश में समय समय पे राष्ट्रपति के द्वारा जारी होते रहते हैं, और उस पे हमको ये समझना चाहिए कि उसकी स्टेटस बिल्कुल कानून की होती है। जब तक वो अध्यादेश रहेगा तब तक वास्तव में हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास एक कानून है जिसको कि संसद ने नहीं बनाया है, जिसको कि राष्ट्रपति ने बनाया है। दूसरा प्रश्न ये पैदा होता है अध्यादेश के बारे में कि राष्ट्रपति को ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है, हमारे संविधान में अध्यादेश को लाया ही क्यों गया, उसका प्रावधान अनुच्छेद 123 की व्यवस्था की ही क्यों गई। इसका कारण जैसे कि मैंने आपको बताया कि अक्सर ऐसा हो सकता है कि संसद हर समय नहीं बैठ सकती, 365 दिन संसद नहीं बैठती है, तो संसद का भी अवकाश काल होता है, उसका सत्रावसान होता है, और कभी वो
दो सत्रों के बीच में जो उसका समय होता है उसको हम कह सकते हैं कि संसद एक प्रकार से अवकाश काल में है। तो जब संसद अवकाश काल में होते हैं, संसद की जब छुट्टी होती है, ऐसी स्थिति में कानून भी जरूरी है और संसद भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, इस परिस्थिति से निपटने के लिए हमारे संविधान ने वास्तव में राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां दी हैं और राष्ट्रपति उस विधायी शक्तियों का प्रयोग करके अध्यादेश जारी करता है। यहाँ हम आपको एक चीज और याद दिला दें कि हमारे संविधान में प्रायः हम लोग जब इसकी बात करते हैं, अध्यादेश की बात करते हैं, तो हम लोग केवल राष्ट्रपति की बात करते हैं। लेकिन हमारे संविधान में एक तो आर्टिकल 123 है जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देती है। लेकिन हमारे संविधान में आप जानते हैं कि संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था में हमारे राज्यों के भी जो संविधान है वो भी हमारे संविधान, मूल संविधान में ही उसका भी उल्लेख है। और इसलिए जो स्थिति केंद्र सरकार और संसद के और राष्ट्रपति के बारे में व्यवस्था जो हमने बनाई है, उसी प्रकार की परिकल्पना हम राज्यों में भी हमारे संविधान निर्माताओं ने किया है। अर्थात उनको ये लगा कि राज्यों में भी वही परिस्थिति पैदा हो सकती है और राज्यों में भी कभी ऐसा हो सकता है कि राज्यों की विधानसभाएं या विधानमंडल सत्र में ना हो, वो भी अवकाश काल पे हो, और राज्यों में कानून की जरूरत पड़े तो वहाँ कौन कानून बनाएगा। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यों में भी इसकी व्यवस्था की है और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को, राज्यों में जो राज्य का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है राज्यपाल, उस राज्यपाल को भी ये शक्ति दी है कि वो भी अध्यादेश जारी कर सके। तो जब भी अध्यादेश में बात हो तो ये ध्यान रखिएगा, याद करने में बहुत आसान है, 1 2 3, और इस फिगर को जरा सा 12 को 21 कर दीजिए तो धारा आपको हमेशा याद रहेगी, 213 हो जाएगा वो। तो 1 2 3 और 213 ये ध्यान रखिएगा, दो धाराएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे संविधान के संदर्भ में राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। तो हमने देखा कि ये अध्यादेश होता क्या चीज है, अध्यादेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और अब आइए देखते हैं कैसे अध्यादेश जारी होता है। अध्यादेश के लिए वास्तव में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही एक प्रकार से तो काम करती ही है। जब संसद अवकाश काल में होती है तो सरकार, केंद्रीय सरकार तो होती ही है, कार्यपालिका तो होती ही है। इसी प्रकार से राज्यों में भी जब विधानमंडल या विधानसभा अवकाश काल पे होती है तो वहाँ भी एक राज्य में सरकार तो होती ही है। तो वास्तव में हमारी संसदात्मक व्यवस्था में जो व्यवस्था बनाई गई है वो यही बनाई गई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा और राज्यों में विधानसभा तो है नहीं, तो जो राज्य की सरकार है, राज्य का जो मंत्रिपरिषद है, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की या मंत्रिमंडल के परामर्श पे राज्यपाल जारी करता है। तो विधायी प्रक्रिया में संसद इन्वॉल्व नहीं होती है। विधायी प्रक्रिया में अर्थात अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया में उस समय संसद इन्वॉल्व नहीं होती है, उस समय राज्य की विधानसभाएं इन्वॉल्व नहीं होती हैं। तो उसका काम चलाने के लिए उनके जो आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद जो है वो, उसके जो भी सदस्य हैं वो संसद के भी सदस्य होते हैं और राज्य के सरकार के तो सदस्य होते ही हैं। तो इसी प्रकार से जो मंत्रिपरिषद है वो परामर्श देती है, उनके परामर्श पे राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसी भी स्थिति हो अध्यादेश को जारी करता है। अब जो आइए देखते हैं कि एक एक स्थिति में एक एक को अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो अनुच्छेद 123 है, अर्थात जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, इसमें क्या अधिकार है, किस तरीके का अधिकार है। पहली चीज तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश तब जारी नहीं कर सकता जब संसद के दोनों सदन काम कर रहे हो, अर्थात संसद के दोनों सदन सत्र में हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है और दोनों का अगर सत्र चल रहा है, दोनों अगर अधिवेशन में है, दोनों बैठे हुए हैं, तो
राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि संसद तो है ही है उस समय। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि राष्ट्रपति अध्यादेश 3 परिस्थितियों में जारी कर सकता है। पहली परिस्थिति क्या होती है? पहली परिस्थिति ये होती है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सत्रावसान में हो, अर्थात न तो लोकसभा हो और न राज्यसभा हो, दोनों का सत्रावसान हो गया है। दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है कि लोकसभा का सत्रावसान हो लेकिन राज्यसभा सत्र में हो, अर्थात एक सदन का सत्रावसान हो गया है लोकसभा का, राज्यसभा सत्र में है। तीसरी परिस्थिति क्या हो सकती है कि लोकसभा तो कार्य कर रही है लेकिन राज्यसभा का सत्रावसान हो गया है। अर्थात कानून तो तभी बनेगा जबकि दोनों ही संसद के सदन कार्य कर रहे होंगे। तो दोनों में से या तो दोनों सदन सत्रावसान में हो या दोनों में से कोई एक सदन सत्रावसान में हो। तो ये 3 परिस्थितियां अपने दिमाग में रखिएगा, जिन परिस्थितियों के चलते राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने के लिए विवश हो सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज हमें ये ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करता है तो सवाल ये है कि संविधान ने 4 विशेष चीजें या 3 विशेष चीजें हमको बताई है कि राष्ट्रपति किन किन परिस्थितियों में संविधान के द्वारा एक प्रकार से आदेशित है या निर्देशित है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। 3 बातें खास तौर से हैं। पहली चीज ये है कि जब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा तो वो संतुष्ट होना चाहिए। और किस बात से संतुष्ट होना चाहिए? उसको संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि राष्ट्रपति को तत्काल कदम उठाने के लिए बाध्य कर रही हैं। अर्थात ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं और ये राष्ट्रपति का संतोष होना चाहिए, राष्ट्रपति संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिसमें कि उसे तत्काल कदम अर्थात कानून बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने की अतिशीघ्र आवश्यकता है। और तब ये 3 चीजें जब उसके पास हो जाती हैं तब वो अध्यादेश जारी करता है। तो पहली चीज तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी जरूर कर सकता है और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पे करेगा, लेकिन सलाह जरूर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की भी जिम्मेदारी है कि वो संतुष्ट हो कि वास्तव में ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कि उसके लिए तत्काल कदम उठाने के अर्थात एक तत्काल कानून बनाने के अलावा कोई उसके पास विकल्प नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज हमें ये ध्यान में रखनी है कि ये जो राष्ट्रपति ने अध्यादेश बना दिया या राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, ये अध्यादेश इन अध्यादेशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। अर्थात राष्ट्रपति अगर संसद की बैठक जब होती है जैसे ही, तो संसद की बैठक होते ही राष्ट्रपति को उसे प्रस्तुत करना पड़ता है, उस ऑर्डिनेंस को पेश करना पड़ता है लोकसभा में और राज्यसभा में। और उसमें एक व्यवस्था ये बनाई गई है हमारे संविधान में कि 6 सप्ताह का समय दिया गया है कि अधिक से अधिक संसद 6 सप्ताह के अंदर उसे पारित करे। अगर 6 सप्ताह के अंदर संसद उसे पारित नहीं करती है तो वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब कि संसद अगर बैठती है, अब आपके सामने एक चीज उसमें और ध्यान देना की आवश्यकता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये लोकसभा बैठ जाए 15 तारीख को और राज्यसभा बैठे
27 तारीख को, ठीक है ना, किसी महीने के, मान लीजिए कि हम कहते हैं जुलाई, या कोई महीना है जिसमें कि 15 जुलाई को लोकसभा बैठे और 27 तारीख को राज्यसभा बैठे, तो हो सकता है कि एक ही डेट में बैठे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो अलग अलग डेट में उनको आहूत किया जाए, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। तो इसकी जो 6 सप्ताह की गणना है, ये याद रखिएगा कि ये 6 सप्ताह यहाँ से शुरू होगा, अर्थात जो सदन बाद में बैठेगा, अगर लोकसभा बाद में बैठता है तो वो तिथि मानी जाएगी, अगर राज्यसभा बाद में बैठती है तो वो तिथि मानी जाएगी। जो भी सदन बाद में बैठेगा, तिथि 6 सप्ताह की गणना वहां से शुरू होगी। तो गणना के लिए ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जरूर है कि इसमें 2 चीजें हो सकती हैं इस 6 सप्ताह के पहले। पहली चीज तो ये हो सकती है कि इस 6 सप्ताह के पहले ही संसद उसे पारित कर दे, पहली चीज हो सकती है। जिस दिन पारित कर देगी संसद के दोनों सदन, वो पारित माना जाएगा। और ये भी हो सकता है कि एक ही सप्ताह में संसद का कोई सदन उसे निरस्त कर दे, या दोनों सदन उसे निरस्त कर दें और असहमति के चलते वो विधेयक समाप्त हो जाए, तो इस प्रकार वो ऑर्डिनेंस समाप्त हो जाए। तो अगर 6 सप्ताह के बाद उसको संसद अप्रूव करती है तो वो अप्रूव नहीं माना जाएगा, फिर वो डिसअप्रूव हो जाएगा। 6 सप्ताह डेडलाइन है, लेकिन संसद चाहे तो 6 सप्ताह के पूर्व भी उसको डिसअप्रूव कर सकती है, या 6 सप्ताह के पहले भी उसको अप्रूव कर सकती है। अगर वो अप्रूव कर देती है तो कहानी खत्म है, वो ऑर्डिनेंस बाकायदा एक परमानेंट कानून बन जाता है। लेकिन अगर 6 सप्ताह के पूर्व उस विधेयक, उस ऑर्डिनेंस को निरस्त कर दिया जाता है तो कानून समाप्त हो जाता है, उसकी कानून की स्टेटस खत्म हो जाती है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, और वो ये है कि संसद उन्हीं विषयों पर ऑर्डिनेंस, संसद जिन विषयों पे कानून बनाने के लिए अधिकृत है, राष्ट्रपति केवल और केवल उन्हीं विषयों पे अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति किसी ऐसे विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है जिस पर संसद कानून बनाने के लिए अधिकृत ना हो। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि चूंकि ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो कुछ भी संसद जिस चीजों पे कानून बनाने के लिए अधिकृत है, केवल उन्हीं विषयों पे वो बना सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। जिन विषयों पे संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति उस पर कतई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब लोकसभा भंग हो जाती है, ध्यान रखिएगा इस बात का, डिसोल्यूशन कहते हैं। कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि राज्यसभा तो डिसॉल्व होती नहीं, वो परमानेंट सदन है, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा को भंग कर दिया जाता है कभी कभी। जब लोकसभा भंग हो जाती है, उस दौरान राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप अनुच्छेद 123 का अध्ययन करेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो हेडिंग दी हुई है अनुच्छेद 123 की, वो यही हेडिंग दी हुई है कि संसद जब रेसेस में हो, अर्थात संसद जब अवकाश काल में हो, अवकाश काल का मतलब होता है कि वो जिंदा हो, संसद हो और छुट्टी मना रही हो, ये नहीं कि संसद भंग हो। तो संसद भंग होने की स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, ये निर्विवाद है। केवल जब संसद रेसेस में होगी, वही अर्थात संसद जब छुट्टी मना रही होगी, संसद अवकाश काल में होगी, तभी राष्ट्रपति संसद की अनुपस्थिति में या संसद के अवकाश काल में अध्यादेश को जारी कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कि दूसरा जो हमारा अधिकारी है वो है राज्यपाल। ज्यादातर छात्र राष्ट्रपति तक ही सीमित रह जाते हैं, और राज्यपाल का जो अधिकार है अध्यादेश जारी करने का, वो लगभग राष्ट्रपति से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें कुछ और भी बातें हैं जिनकी तरफ मैं जल्दी से इशारा करता हूँ। पहली चीज तो ये है कि राज्यपाल को भी, जैसा कि आपने देखा कि राज्यों में ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार है, और यहाँ भी वही परिस्थितियां हैं कि अगर विधानमंडल है, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों है किसी राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में है या और भी कुछ राज्यों में है, तो जिन राज्यों में
विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, वहां पे बिल्कुल लोकसभा वाली स्थिति रहती है कि अर्थात अगर ये दोनों सदन सत्र में हैं तो राज्यपाल कोई भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। यहाँ भी वही परिस्थिति पैदा होती है कि दोनों सदन सत्र में सत्रावसान में हो, या विधानसभा सत्रावसान में हो, या लोकसभा सत्रावसान में हो, तभी राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, पहली चीज। और चूंकि ज्यादातर राज्यों में एक सदनात्मक विधानसभाएं हैं, तो अगर जहाँ पे एक ही सदन है, विधानसभा ही है, अगर वो विधानसभा सत्र में है तो राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता है। अगर विधानसभा सत्र में नहीं है तब राज्यपाल जारी कर सकता है कि भाई अब सत्र में है ही नहीं विधानसभा, तो मजबूरी है, कानून की आवश्यकता है। दूसरी चीज कि यहाँ भी वही तीनों चीजें लागू होती हैं कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत, लेकिन उसके लिए भी वही परिस्थितियां बिल्कुल हैं कि उसका संतोष होना चाहिए, उसको संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ एक कानून की जरूरत है, और उसको उन परिस्थितियों के बारे में संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, और उसको ये भी संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ वो उससे अर्जेंट कानून बनाने की मांग कर रही है। तो ये तीनों चीजें जो हमने राष्ट्रपति के संदर्भ में देखा था कि राज्यपाल को संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां हैं जो उसे तत्काल कानून बनाने के लिए मांग कर रही हैं, ऐसी परिस्थितियां अगर हैं तो राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल भी राज्यों में विधेयक ऑर्डिनेंस को जारी कर सकता है, पहली चीज। अब जो महत्वपूर्ण चीज है अनुच्छेद 213 में वो ये है कि राज्यपाल कुछ मसलों में विधेयक नहीं जारी कर सकता है बिना राष्ट्रपति के आदेश के, बिना राष्ट्रपति के निर्देश के। संविधान में ऐसे 3 प्रावधानों का वर्णन है कि किन किन मसलों में राज्यपाल बिना राष्ट्रपति के निर्देश के अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। पहला मसला है कि अगर कोई ऐसे विषय पर अध्यादेश जारी हो रहा है, राज्यपाल से कहा जा रहा है कि आप अध्यादेश जारी करिए, जिस पर कि अगर राज्य की विधानसभा कानून बनाती तो सबसे पहले उसे राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजता उसकी अनुमति के लिए कि राष्ट्रपति क्या आपकी अनुमति है कि इस प्रकार का कानून राज्य की विधानसभा में पेश किया जा सके। तो पहली चीज तो ये है कि अगर कोई विधेयक, अगर कोई अध्यादेश ऐसा है जिसकी विषय वस्तु ऐसी है जिस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्रस्तुतिकरण के लिए जरूरी हो, तो अगर कोई ऐसा कानून है जो कि जिसके संबंध में अध्यादेश जारी हो रहा है कि अगर वो कानून के रूप में ये विधानसभा में पेश होता तो वो पेश नहीं हो पाता जब तक कि राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास भेजने देता और राष्ट्रपति से उसकी अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता। तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के जिन विषयों पे कानून नहीं बनाए जा सकते, अगर उन विषयों से संबंधित कोई अध्यादेश जारी करना चाहता है राज्यपाल, तो वो नहीं कर सकता जब तक कि राष्ट्रपति उसकी अनुमति न दे, राष्ट्रपति उसका निर्देश न दे कि हाँ इस प्रकार का आप जारी कर दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर किसी अध्यादेश में ऐसा विषय वस्तु है जिस पर कि अगर राज्य की विधानसभा कानून बनाती तो उस विधेयक को हस्ताक्षर करने से पहले गवर्नर जरूरी समझता कि उसे राष्ट्रपति के पास भेज के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाए। तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के जिन विषयों पे कानून नहीं बन सकता है उन विषयों पे राज्यपाल ऑर्डिनेंस भी जारी नहीं कर सकता। तो जिस विषयों पे राष्ट्रपति की स्वीकृति
कानून बनाने हेतु जरूरी है, उन विषयों पर भी राज्यपाल अपना ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता जब तक कि राष्ट्रपति उसकी अनुमति न दे। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा, वे विषय जिनको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति गवर्नर को लेनी पड़ती है, दूसरा वे विषय जिन पर की राष्ट्रपति की स्वीकृति गवर्नर को लेनी पड़ती है उसको कानून बनाने के लिए। इन दो विषयों पे कोई भी गवर्नर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। और तीसरी चीज कि वे विषय वस्तु हो सकते हैं जिसपे गवर्नर के लिए राष्ट्रपति को दोनों चीजें प्रस्तुत करने और स्वीकृति, ये दोनों लेना पड़ता है। अर्थात कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर कि गवर्नर पहले राष्ट्रपति को भेजता है कि इस पे आप स्वीकृति दीजिए, कि इसको प्रस्तुत किया, अनुमति दीजिए कि इसको पेश किया जा सके, और जो पेश होके राज्य का विधानमंडल या विधानसभा उसे पारित कर देता है तो गवर्नर फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजता है कि अब आप इस पे अपनी अनुमति दीजिए कि हाँ इसको पास किया जाए कि नहीं किया जाए। तो राष्ट्रपति जब दोनों ही चीज, ऐसे भी कानून होते हैं, तो कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसके प्रस्तुतिकरण के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो राज्य की विधानसभा बनाती है लेकिन गवर्नर उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रिजर्व करता है, और कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसपे गवर्नर को प्रस्तुतिकरण के लिए भी और उसको पारित करने के लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत होती है। तो ये तीन प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में कि वास्तव में राष्ट्रपति भी पिक्चर में आता है जहां तक राज्य के उसका सवाल है, और क्या नाम है, अध्यादेश का सवाल है गवर्नर के द्वारा। और इसलिए गवर्नर का जो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है उसके बारे में हमें खास तौर से तर्क करने की आवश्यकता है। केवल अगर आप वही बातें लिख देंगे जो कि राष्ट्रपति के संदर्भ में आपने लिखी थी तो आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए राज्यपाल के अगर अध्यादेश के बारे में प्रश्न आता है तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा, और जो चीजें हमने आपको बताई हैं कि ये तीन परिस्थितियों में वास्तव में राज्यपाल जारी नहीं कर सकता जब तक कि राष्ट्रपति उसे उसका निर्देश न दे। एक बात हमें आपको और बतानी है कि कभी कभी ये भी छात्रों के मन में आता है संदेह कि किसी अध्यादेश की, चाहे वो प्रांत के हो चाहे वो केंद्र के हो, अधिकतम अवधि क्या हो सकती है, कोई अध्यादेश अधिकतम खींचतान के कितने दिनों तक जीवित रह सकता है। तो इसका सीधा अधिकतम जो अवधि है ये ध्यान रखिएगा कि ये अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह मानी जाती है। आप पूछेंगे साहब ऐसा क्यों, आपने तो अभी कहा कि 6 हफ्ते के अंदर ही उसको संसद को पारित करना होगा। वो इसलिए कि कभी कभी संसद का जो अवकाश काल होता है वो खिंच सकता है, बढ़ सकता है, और अधिकतम जो दोनों सदनों का अवकाश जो संसद के लिए संविधान में व्यवस्था है कि संसद के सदनों की बैठक में या विधायिका की 2 बैठकों में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता। तो अगर हम अधिकतम भी अंतराल माने तो हम मानेंगे कि ये 6 महीने संसद की 2 बैठकों में, एक बैठक और दूसरी बैठक में ये 6 माह का समय व्यतीत हो गया। उसके बाद जब ये दोनों सदन बैठे तो उनको 6 सप्ताह और दे दिया गया कि भाई आप 6 सप्ताह में अब आप बैठे हैं 6 महीने के बाद, अब 6 सप्ताह के अंदर आप अपना निर्णय सुनाइए। तो अधिकतम भी अगर कोई अध्यादेश जीवित रहता है तो वो 6 माह और 6 सप्ताह तक ही जीवित रहता है, इससे ज्यादा वो जीवित नहीं रह सकता है। एक चीज तो ये ध्यान रखिए चाहिए। और दूसरी चीज जो अध्यादेशों के बारे में उठती है वो ये उठती है, जिस पे हम लोग कुछ चर्चा भी करेंगे कोर्ट केसेस की, और वो ये है कि क्या किसी अध्यादेश को बार बार जारी किया जा सकता है। अगर 6 महीने की अवधि समाप्त हो जाए तो क्या फिर उसको दोबारा जारी किया जा सकता है। ऐसा होता रहा है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिसमें कि अध्यादेश
लैप्स हो गया, 6 महीने के पहले उसको या विड्रॉ कर लिया गया, उसकी अवधि खत्म हो गई, दूसरा अध्यादेश बिल्कुल वैसे ही प्रावधानों के साथ जारी कर दिया गया, तीसरा अध्यादेश वैसे ही प्रावधानों के साथ जारी कर दिया गया। तो ये चलता रहा है। ये देश में कभी कभी परिस्थितियां ऐसी पैदा होती रही हैं, कभी राजनीतिक कारण ऐसे रहे हैं, कभी सरकारें जानबूझकर पार्लियामेंट को या राज्य विधानसभाओं को बाईपास करती रही हैं। तो ऐसा होता रहा है कि ये विधेयक के स्थान पे जो ऑर्डिनेंस लाया गया वो उसकी पुनरावृत्ति होती रही है। लेकिन ये एक प्रकार से 1987 में 1987 में DC वाधवा बलराम यूनियन ऑफ इंडिया एक मुकदमा हुआ। उस मुकदमे में वास्तव में इसको अच्छा नहीं माना गया, और माना गया कि एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। ये तो आप एक प्रकार से बाईपास कर रहे हैं पार्लियामेंट के पावर को या विधानसभा की शक्तियों को, और इसलिए आपको ऐसा करना अनुचित है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी चीज़ जो अक्सर छात्रों को ये होती है कि भाई इस पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण हो सकता है कि नहीं, अध्यादेश पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं। तो देखिए, आपको ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं वो एक प्रकार से जो अनुच्छेद हमारे संविधान का है 13(3), संविधान का जो अनुच्छेद 13(3) है उसके अंतर्गत जो भी अध्यादेश जारी होता है वह एक प्रकार का कानून है, और इसलिए राष्ट्रपति का जो अधिकार है वो एक विधायी अधिकार है, और इसलिए अध्यादेश को हम एक सिंपल कानून की संज्ञा दे सकते हैं। इसलिए वो तमाम चीजें जिन पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण हो सकता है उन कानूनों पे, जिन आधार पे, वो सारे के सारे आधार अध्यादेश पे भी लागू होते हैं। आप पूछेंगे साहब वो क्या क्या अधिकार हैं, जैसे कि पहला तो यही है कि वो प्रावधान संवैधानिक है कि नहीं। अगर वो संवैधानिक नहीं है तो वो उस पर प्रश्न चिन्ह है। दूसरा कि क्या वो मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का कहीं वायलेशन तो नहीं करता। तीसरा कि वो संविधान के मूल ढांचे के प्रतिकूल तो नहीं है। तो इस प्रकार से कई चीजें हैं जिसके आधार पे कि जैसे किसी कानून को निरस्त किया जा सकता है, उसी तरह से आप कह सकते हैं कि हम ऑर्डिनेंस को भी निरस्त कर सकते हैं। और ये ऑर्डिनेंस को निरस्त करने का अधिकार या ऑर्डिनेंस में जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार बराबर न्यायपालिका को है। लेकिन ऐसी प्रवृत्तियां हुई हैं, ऐसे कारण हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जुडिशियल रिव्यू का जो दायरा है इसका विस्तार किया है। और विस्तार में ये है कि पहले ऐसा माना जाता था कि राष्ट्रपति का जो संतोष है या राज्यपाल का जो संतोष है या उनकी जो भावना है, उनके जो इरादे हैं, उसका न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं किया जा सकता जहाँ तक अध्यादेश जारी करने का सवाल है। लेकिन इसमें मैं आपको कुछ न्यायिक निर्णयों का हवाला देना चाहूँगा, जिन न्यायिक निर्णयों ने अब धीरे से इस जुडिशियल रिव्यू का विस्तार कर दिया है। और जुडिशियल रिव्यू के विस्तार के लिए हम आपको 4 मुकदमों का संदर्भ देना चाहेंगे। सबसे पहले 1982 का मुकदमा है। 1982 में A.K. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, A.K. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत सरकार में, इसमें ये निर्णय दिया गया कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है उस पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं हो सकता। ये बिल्कुल कैटेगोरिकल जजमेंट था, नंबर 1। इसके बाद दूसरा निर्णय आया 1985 में ये टी वेंकट रेड्डी वर्सेस आंध्र प्रदेश मुकदमा था। टी वेंकट रेड्डी वर्सेस आंध्र प्रदेश। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल दूसरा निर्णय दे दिया, और वो दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका जो है वो जुडिशियल रिव्यू तो कर सकती है ऑर्डिनेंसेस का, लेकिन ऑर्डिनेंस के पीछे जो मोटिव है, अर्थात जो भावना है, जो उद्देश्य है उस ऑर्डिनेंस का, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कि जो अध्यादेश बनाया वो संवैधानिक है कि नहीं है, लेकिन उसके
इरादों का, उसके मोटिव का, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया सकता। तो ये दो केसेस बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक 1982 का और एक 1985 का। उसके बाद तीसरा केस आया 1987 में, जिसका मैंने अभी आपको उल्लेख किया, डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य। इस तीसरी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जो बार बार किसी विधेयक को लागू कर दिया जाता है, री इशू कर दिया जाता है, वो बिल्कुल गैर संवैधानिक है। वो संविधान का एक प्रकार से उसको संविधान को प्रावधानों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है, उसके साथ एक प्रकार का भ्रष्टाचार है संविधान के साथ, और ऐसा नहीं किया जा सकता। और अंत में अभी पिछले वर्ष जनवरी 2017 में कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस बिहार ये मुकदमा आया, और इस मुकदमे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सीधा सीधा निर्णय दिया कि संविधान में री इशू ऑफ ऑर्डिनेंस का कोई प्रावधान नहीं है, और अगर आप कोई ऑर्डिनेंस लाते हैं, उसके द्वारा किसी को लाभ पहुंचाते हैं, आप पहुंचाइए, लेकिन जैसे ही वो ऑर्डिनेंस खत्म होगा वो सारे लाभ खत्म हो जाएंगे। उसको आप री इशू ऑफ ऑर्डिनेंस से कवर नहीं कर सकते हैं, आपको उसे संसद से पास कराना पड़ेगा, आपको उसको राज्य की विधानसभा से पास कराना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अब जुडिशियल रिव्यू पे जो वर्तमान स्थिति है, वो केवल यही नहीं है कि न्यायपालिका किसी ऑर्डिनेंस का न्यायिक पुनर्निरीक्षण कर सकती है, नहीं कर सकती है, बल्कि अब ये भी अधिकार हो गया है कि न्यायपालिका इस बात को भी देखेगी कि राष्ट्रपति का संतोष, राष्ट्रपति का इरादा, राज्यपाल का संतोष, राज्यपाल का उद्देश्य या इरादा उस ऑर्डिनेंस को जारी करने के पीछे ठीक है या नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आज इसके बारे में, ऑर्डिनेंस के बारे में अध्ययन किया, और इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर हमसे शेयर